सभी साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। साथियों, समाज को अपनी गौरवमयी बौद्ध विरासत के साथ जोड़ने के लिए पहली बौद्ध तीर्थ धम्म यात्रा का शुभ आरंभ आज तिथि 5 मई 2024 को माननीय हरजिंदर मल और माननीय चंचल मल कनाडा जी की जोग अगुवाई में लुधियाना पंजाब से शुरू होने जा रहा है। ये यात्रा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा डॉक्टर अम्बेडकर चौक लुधियाना पर फूल माला अर्पण करने के पश्चात शुरू होगी और ये यात्रा डॉक्टर अम्बेडकर चौक लुधियाना पंजाब से होते हुए महामानव तथागत बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी, जो कि अब नेपाल में है, और उसके बाद काठमांडू, फिर कुशीनगर जहाँ पर महामानव तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और फिर नालंदा जो पुरातन समय में संसार का महानतम विश्वविद्यालय रहा है, और फिर बोध गया महामानव तथागत बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल, और फिर सारनाथ जहाँ पर महामानव ने पहला धम्म उपदेश दिया था। उसके बाद वाराणसी बनारस गुरु रविदास जी का जन्म स्थल, फिर लखनऊ डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से होता हुआ वापस ये यात्रा लुधियाना आकर 12 मई को समाप्त होगी। हालांकि ये यात्रा डॉक्टर अम्बेडकर चौक लुधियाना से टेम्पू ट्रैवलर द्वारा शुरू होगी, लेकिन कुछ साथी इस यात्रा में जालंधर से भी शामिल हो रहे हैं। इसलिए जालंधर से निकलने से पहले हम जालंधर के सिद्धार्थ नगर बुद्ध विहार पर बुद्ध वंदना करके निकलेंगे, जहां पर सिद्धार्थ नगर बुद्ध विहार के ट्रस्टी माननीय रामनाथ सुंडा जी, माननीय हुसनलाल बोध जी और माननीय चंचल बोध जी हमें इस यात्रा के आरंभ के लिए मंगल कामना देने के लिए मौजूद हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सिद्धार्थ नगर बुद्ध विहार जालंधर से तकरीबन दोपहर 1:30 बजे के करीब मैं और मेरे साथ 2 और साथी ज्योति प्रकाश जी जेतेयाली से, जेपी साहब और साथी सुनील कुमार जेतेयाली से हम निकल चुके हैं। इस यात्रा की कवरेज करने के लिए हम साथी जेपी साहब की विशेष सेवाएं लेंगे। रास्ते में साथी बलदेव राज अठोली जो कि लवली यूनिवर्सिटी के नज़दीक हमारे साथ आकर शामिल हो चुके हैं, और इसके आगे साथी जसवीर बेगमपुरी जी गढ़शंकर वो भी फ्लोर में हमारे साथ इस यात्रा के लिए शामिल हो चुके हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर चौक लुधियाना पर सभी साथी इकट्ठे होंगे और वहीं से आगे की यात्रा आरंभ होगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब थोड़ी सोच पे कह देंगे ठोक के। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਂਡ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਚੰਚਲ ਮਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
तकरीबन दोपहर 3 बजे के करीब ये धम्म यात्रा डॉक्टर अम्बेडकर चौक लुधियाना से 11 धम्म बंधुओं के साथ शुरू हो चुकी है। इस धम्म यात्रा में जो 11 धम्म बंधु शामिल हो रहे हैं उनमें से मिसिज़ चंचल मल जी कनाडा से, मिसिज़ हरजिंदर वर्धन जी जलंधर से, मिसिज़ रशपाल कौर जी, मिसिज़ मंजीत वर्धन जी, मिस्टर ज्योति, मिस्टर सुनील कुमार जी, मिस्टर जसवीर बेगमपुरी जी, मिस्टर गुरमोहन भट्टी जी, मिस्टर रितेश बद्दन जी, मिस्टर बलदेव राज अठोली जी और मैं वरिंदर कुमार शामिल हो रहा हूँ। लुधियाना से शुरू होकर ये धम्म यात्रा अम्बाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या होते हुए बस्ती से ये लुम्बिनी की तरफ जा रही है। लुम्बिनी जाने के लिए यहाँ से 2 रास्ते हैं। एक तो आप गोरखपुर होते हुए जा सकते हैं, लेकिन उस तरफ से तकरीबन 50-55 किलोमीटर रास्ता जो है वो ज़्यादा पड़ता है। और यहीं बस्ती जो टाउन है ये गोरखपुर से पहले आता है, तो हम यहीं बस्ती से ही लुम्बिनी की तरफ जो सड़क जाती है उसी रोड पे हम हो लिए हैं। तो यहाँ से जो है नेपाल भारत बॉर्डर जो है ककरहवा बॉर्डर है, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं। आज 6 मई हो चुकी हैं, तकरीबन शाम के 5 बजे के करीब समय हो चुका है। हमने तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर लिया है। तो आज शाम हम ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे और उसके साथ ही लुम्बिनी जो है बॉर्डर क्रॉस करते हुए 2-3 किलोमीटर पे लुम्बिनी है, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वहाँ पर हम आज रात रुकेंगे। ਕਾਛੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਅਨੋਖੀ ਹੈ, ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਦੋਨੋਂ ਛਤਰੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। अगर आप बस्ती से लुम्बिनी की तरफ जाते हैं तो पहले कपिल वस्तु पड़ता है। कपिल वस्तु जो है ये भारत में पड़ जाता है। हालांकि वहाँ पे 2 कपिल वस्तु बताई जा रही हैं, एक नेपाल में पड़ती है और एक भारत में, लेकिन जो ज़्यादा प्रमाणिक मानी जाती है वो भारत में पड़ती है। और 80% लोग जो है वो इसी को मानते हैं कि भी जो भारत में पड़ रही है कपिल वस्तु यही मेन है। तो अगर आप कपिल वस्तु भी जाना चाहते हैं तो आपको नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने से पहले आप कपिल वस्तु जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लिया बाद में वापस आना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो उसी प्रकार से आप पहले कपिल वस्तु जा सकते हैं और उसके बाद नेपाल में जहाँ पे लुम्बिनी है वहाँ पे जा सकते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर जो है
अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए, जैसे कि उसकी आरसी जो है वो वैलिड होनी चाहिए, और इसी प्रकार से उसकी इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए, पोल्यूशन होनी चाहिए। आप कोई भी आईडी प्रूफ वगैरह लेके जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ लेके आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी के जो पेपर हैं वो बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। हमने जो टेम्पू ट्रैवलर हायर की थी इस यात्रा के लिए, तो वो जो उन्होंने हमें थोड़ा सा मिस गाइड किया इस बारे में, जैसा कि उसके जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे, हालांकि बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह, इंश्योरेंस, पोल्यूशन वगैरह सब कुछ वैलिड थे, लेकिन जो आरसी थी उन्होंने ट्रांसफ़र करने के लिए दी हुई थी, किसी दूसरे के नाम पे वो ट्रांसफ़र हो रही थी, जिस वजह से हमें नेपाल बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि आरसी किसी और के नाम से थी, जो चला रहे थे वो कोई और चला रहे थे। ओरिजिनल आरसी जो थी वो आरटीओ ऑफिस में वहाँ पे थी उसको ट्रांसफ़र होने के लिए, लेकिन हमें जो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आरसी चाहिए थी वो ओरिजिनल आरसी चाहिए थी, तो इसलिए वहाँ तकरीबन हमारा 2-2.5 घंटे का समय जो है काफ़ी वेस्ट हुआ। हमने फिर काफ़ी रिक्वेस्ट की वहाँ पे, और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रिटर्न में उनको प्रोवाइड करवाए, फिर जाकर हमें बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन मिली। अगर आप अपनी गाड़ी या रेंट पे भी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो वैलिड आरसी है वो ओरिजिनल आरसी पास में होनी चाहिए, और इंश्योरेंस, उसकी पोल्यूशन, ये सारा कुछ बीच में आपके पास होना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी या टैक्सी की बजाय बाई ट्रेन आना चाहें तो आपको गोरखपुर उतरना पड़ेगा। गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, बड़ा टाउन है, तो वहाँ पर उतर के आप वहाँ से बस ले सकते हैं, जो कि सोनौली बॉर्डर से होते हुए आप लुम्बिनी आ सकते हैं। तो आज 6 तारीख हो चुकी है और तकरीबन रात के 8:30-9 बजे के करीब हम लुम्बिनी पहुंच गए हैं। हमारा जो टाइम था काफ़ी बॉर्डर पे जो वेस्ट हुआ, क्योंकि ओरिजिनल आरसी जो थी वो उसकी गाड़ी की हमारे पास नहीं थी, तो इस वजह से हम लेट हो गए। अगर हम थोड़ा जल्दी आते तो बॉर्डर पे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता, हमें हम बॉर्डर क्रॉस कर लेते और शाम को लुम्बिनी हम देख सकते थे। लेकिन अभी रात काफ़ी हो चुकी है, तो रात को हम यहाँ पे स्टे करेंगे, रात को हम यहीं पे रुकेंगे। तो हमने यहाँ पर एक होटल जो था वो रेंट पे ले लिया, तो वहाँ पर हम रुक रहे हैं। यहाँ पे होटल जो है वो कुछ ज़्यादा महंगे भी नहीं है, सिर्फ 1000, 1500, 1200 में आपको मिल जाता है, जो कि इंडियन रुपीस है। तो इसके अलावा ये भी है कि कई लोग ये कहते हैं कि वे नेपाल में इंडियन करेंसी चलती नहीं है, तो आप इसको पहले से कन्वर्ट करवा के जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मोस्टली जगह पर जो है वो इंडियन करेंसी चलती है, 500 के, 200 के, 100 रुपये के नोट चलते हैं, लेकिन कुछ छोटे दुकानदार हैं जहाँ पर ये करेंसी नहीं उनके पास चलती, तो थोड़े से आपको वहाँ पे आप नेपाल में जाकर भी ये नेपाली करेंसी ले सकते हैं। साथियों, आज 7 मई हो चुकी है और सुबह का समय है। सभी साथी जो थे बहुत जल्दी सुबह उठ गए थे, क्योंकि आज का हमारा जो प्रोग्राम है तथागत बुद्ध की जो जन्म स्थली है, सबसे पहले हम वहाँ पर चलेंगे। यहाँ से जो मेन गेट है वहीं से एंट्री होती है, और जो मेन टेंपल है जहाँ पर महामानव तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसके अलावा ये है कि कुछ और भी यहाँ पे बुद्ध विहार बने हुए हैं। अलग अलग देश वालों ने अपने अपने देश के हिसाब से वहाँ पे बुद्ध विहार बनाए हुए हैं। अगर आप वो भी जाना चाहते हैं देखने के लिए तो यहाँ पर रिक्शे हैं, तो आप रिक्शा जो है, बैटरी रिक्शा है, वो आप ले सकते हैं। वो आपको तकरीबन 200-250 रुपये में, 300 रुपये में मिल जाता है। तो हमने वो रिक्शा जो था वो हायर कर लिया था, तो उसी में एक रिक्शे में तकरीबन 3-4 लोग आ जाते हैं, तो उसी से हम आगे जा रहे हैं। ये जो बैटरी रिक्शा है इसका आपको एक फ़ायदा ये भी रहता है, क्योंकि जो बुद्ध विहार बने हुए हैं, अलग अलग देश वालों ने अपने अपने बुद्ध विहार बनाए हुए हैं, तो वो काफ़ी फासले के ऊपर हैं।
तो वहाँ पर अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि रिक्शे में अगर आप हायर कर लेते हैं तो आपका समय भी बचता है, तो उसी से आप जो बुद्ध विहार है जो दूरी के ऊपर भी है तो वहाँ पर आप आसानी से जा सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका समय भी बचेगा। हमने भी जैसे ये रिक्शे वगैरह हायर किए थे तो इसमें हमें पैदल चलने की जो असुविधा थी तो उससे हम थोड़ा बच गए थे। और उसके अलावा जैसा ये रिक्शे वगैरह जाते रहे, हमें हर जो बुद्ध विहार था उसके पास में हमें रोकते रहे, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक रहा। माया देवी टेम्पल की तरफ जाते समय तथागत गौतम बुद्ध की बाल व्यवस्था की एक मूर्ति लगी हुई है जो कि बहुत ही आकर्षित है, और ये काफ़ी इसके आसपास में बहुत ही खूबसूरत एक अलग ही प्रकार का नज़ारा देखने को भी आता है। जो बुद्धा की बाल अवस्था की मूर्ति है उससे अगर हम चल के उसके पीछे से आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट का रास्ता है जो महादेवी टेम्पल की तरफ जाता है। तो मेन टेम्पल जो है वो यही है, तो हम सभी साथी वहाँ से होते हुए जो मेन टेम्पल है उसकी तरफ जा रहे हैं। जब हम माया देवी टेम्पल के अंदर गए तो एक अलग ही प्रकार का, एक अलग ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, क्योंकि वहाँ पर जो जहाँ ये वो जगह है जहाँ पे तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये यहाँ पर आप आकर देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे जो बना हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने वहाँ पे खुदाई के बाद वो सारा निकाला था, तो वो बहुत उसी प्रकार से वो ईंटें और सारा स्ट्रक्चर वैसा ही बना हुआ है। हालांकि हमें यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमने कोशिश की, लेकिन जो पॉसिबल हो सका उसी प्रकार से हमने थोड़ा कवर भी इसको किया। तो ये वो जगह है जहाँ पर तथागत बुद्ध का जन्म हुआ बताया जाता है। जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो ईंटें हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी बौद्ध विरासत है जो सालों के बाद भी, सदियों के बाद भी वैसी की वैसी ही ज़मीन से निकल आ रही है। ये बयान करने के लिए कि ये बिल्कुल तथ्य जो हैं ये बिल्कुल सच्चाई पे आधारित है, ना कि कोई मन गढ़ंत कहावत है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
मैं अपने समाज को निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारा बौद्ध समाज है वो कम से कम एक बार यहाँ लुम्बिनी ज़रूर आए, क्योंकि हमने भी जब यहाँ पर आकर देखा तो एक अलग प्रकार के मन को बहुत इतनी खुशी महसूस हुई कि वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो अनुभव जो है वो आप यहाँ पर आकर ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विरासत है हमें एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी, एक अलग ही अनुभव हमें महसूस करवा रही थी। सो मैं निवेदन करता हूँ अपने समाज से कि भी जो भी तथागत बुद्ध का अनुयायी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी है, तो प्लीज़ उसको एक बार यहाँ पे लुम्बिनी ज़रूर आना चाहिए। ना कि वो खुद आएँ, बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ यहाँ पर आएँ और आकर वो महसूस करें जो हमने यहाँ पर आकर महसूस किया, क्योंकि ये हमारी बौद्ध विरासत है। हमारे समाज को इस बौद्ध विरासत के साथ जुड़ना चाहिए। इसी से धर्म आगे बढ़ेगा, इसी से समाज आगे बढ़ेगा, इसी से समाज की प्रगति होगी। जब हम माया देवी टेम्पल से बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अशोक स्तंभ भी है जो कि सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। इस स्तंभ के अलावा यहाँ पर कुछ छोटे छोटे चैत्य भी बने हुए हैं जो कि अपने ही आप में एक अद्भुत नज़ारा पेश करते हैं। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਧਾ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ। ਹਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਬੁੱਧਾ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਮਈ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਧੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੰਚਲ ਮਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੁੰਬਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਨਾਥ ਆ, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਆ, ਲੁੰਬਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਰਨਾਥ, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੁੱਧਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧਾ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ
ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। माया देवी टेम्पल को देखने के पश्चात हम जो सभी साथी थे वो बाकी जो बुद्ध विहार वहाँ पे बने हुए हैं, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, चाइना, कंबोडिया, जापान, इन देशों ने वहाँ पे अपने अपने बुद्ध विहार बनाए हुए हैं। और अपने अपने देशों के उनके जो देशों के जो बौद्ध लोग आते हैं तो उनके रुकने के लिए गेस्ट हाउस भी बनाए हुए हैं। तो फिर हम वो सारा बुद्ध विहार देखने के लिए निकल पड़े थे। तो ये जो बुद्ध विहार थे जो बने हुए थे, जो अलग अलग देशों ने बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने अपने देशों की कलाकृति के हिसाब से ही बनाए हैं और देखने में काफ़ी आकर्षित भी थे, कई खूबसूरत भी थे और इनकी कलाकृति जो थी बहुत अच्छी थी। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि।
सभी बुद्ध विहार एक ही लाइन में बने हुए थे। तो जैसा कि हमने पहले ही जो बैटरी रिक्शा था वो हायर कर लिया था, तो इस वजह से हमें ज़्यादा पैदल चल के जाना भी नहीं पड़ा, क्योंकि वो हर बुद्ध विहार के सामने ही हमें उतार दिया गया था। और उसके बाद जो अंदर बुद्ध विहार के अंदर जाना, पैदल सारा देखना, ये सारा सिलसिला चलता रहा। और क्योंकि कुछ जो बुद्ध विहार थे थोड़े नज़दीक थे, कुछ थोड़ा दूरी पे भी थे, तो इसलिए ऑटो रिक्शा जो था उसकी वजह से हमें कोई ज़्यादा असुविधा नहीं हुई। तो इस तरफ भी जो साथी आते हैं तो वो सारे ये बुद्ध विहार देख सकते हैं। हालांकि हमें लगा था कि हम चाहते थे कि भी यहाँ पे कुछ और भी समा बिताया जाता, क्योंकि जो बुद्ध विहार थे या फिर जो मेन बोधि टेम्पल था जहाँ पे तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके आसपास बहुत अच्छे खूबसूरत फूल बगीचे ये काफ़ी अच्छे थे। और हम चाहते थे कि भी वहाँ पे और भी समा बिताया जाता, लेकिन हमारे पास समा जो था वो बहुत कम था। इसलिए क्योंकि आज हमने आगे जो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, उसकी तरफ भी निकलना है, तो इसलिए हमने ये जो बुद्ध विहार थे तकरीबन जो ये देश थे श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, चाइना, कंबोडिया, जापान, ये बुद्ध विहार हमने देखे। और उसके बाद फिर हम आगे के प्रोग्राम के लिए निकल पड़े। आज 7 मई दोपहर 1 बजे के करीब हमने लुम्बिनी में जो टेंपल था वो देख लिया, जहाँ पे तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके अलावा भी जो बोधि टेंपल थे कुछ अलग अलग बुद्धिस्ट देशों ने बनाए हुए थे, वो भी देखने के बाद और यहीं पर लुम्बिनी में ही हम नाश्ता करने के पश्चात हम निकल पड़े हैं नेपाल की कैपिटल काठमांडू की तरफ। यहाँ से जो लुम्बिनी से जो काठमांडू का रास्ता है वो तकरीबन 285 किलोमीटर के करीब है और मैप के हिसाब से तकरीबन 6 घंटे के करीब समय लगेगा। हमें लग रहा है कि जैसे 1 बजे के करीब चले हैं तो हम शाम को 7 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो फ़िलहाल हमारी ये जो आगे की यात्रा है लुम्बिनी से शुरू हो चुकी है और आगे का जो विवरण है आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भी हम जो लुम्बिनी से थे काठमांडू की तरफ दोपहर 1 बजे के करीब निकल पड़े थे, तो हमें उम्मीद थी कि भी हम 6 घंटे का सफ़र जो है वो तय कर लेंगे और काठमांडू पहुंच जाएंगे। लेकिन रास्ता जो था तकरीबन पहले का जो 35-40 किलोमीटर था वो अच्छा बना हुआ था। उसके अलावा जो रास्ता था मोस्टली वो रास्ता वो सारा टूटा हुआ था और कई जगह पे हाईवे जो था वो बन रहा था। इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी थी और इसके अलावा एक रात पहले थोड़ा सा बारिश भी हुई थी, जिस वजह से वो रास्ता टोटली गीला था और कुछ गाड़ियाँ भी फंसी हुई थी। तो ये रास्ता जो था बहुत लंबा चला गया और हालांकि ये 6 घंटे का सफ़र था, लेकिन ये 6 घंटे का सफ़र नहीं, ये 12 घंटे का सफ़र निकला। इस रास्ते का ज़्यादा हमें महसूस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जितने भी अपने साथी बीच में बैठे थे वो अंबेडकर मिशन पे, बुद्धिज़्म पे चर्चा करते रहे और हमारे जो साथी थे जसबीर बेगमपुरी जी, उन्होंने अपनी कविताओं के साथ भी काफ़ी मन लगाया सभी का और इस वजह से ये जो रास्ता था हमें ये ज़्यादा दुखदायक नहीं लगा।
और बीच बीच में कई जगहों पर हम 2-3 बार रुके भी, जैसे कुछ चाय वगैरह लेने के लिए या वैसे। तो उसके अलावा कहना ये है पड़ रहा है कि ये 6 घंटे का जो रास्ता था हमें 12 घंटे में हमने ये तय किया, और तकरीबन रात को 1 बजे के करीब हम काठमांडू पहुँचे, और रात को 1 बजे के करीब वहाँ पे जाके हमने होटल लिया और वहाँ पे जाकर स्टे की। लुम्बिनी से काठमांडू की तरफ हम दोपहर तकरीबन 1 बजे के करीब निकल पड़े थे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमें लग रहा था कि ये 6 घंटे का सफ़र है, तो हम 7 बजे के आसपास पहुंचेंगे। लेकिन जो रास्ता है लुम्बिनी से, जो नेपाल का रास्ता है, पहले तो तकरीबन 20-25 किलोमीटर का रास्ता जो है वो ठीक आया। उसके बाद का टोटली जो रोड है वो सारे का सारा टूटा हुआ है, और कहीं पर उसका काम वगैरह नया रोड बनाने का, उसको करने का ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो जिस वजह से 6 घंटे का सफ़र हमें 12 घंटे में तय करना पड़ा। तो इसी मुताबिक हम तकरीबन 1 बजे जो दोपहर को चले, तो हम तकरीबन रात को 1 बजे काठमांडू पहुँचे।
अरे नेपाली में इसको चेंज करवाना पड़ेगा इंडियन करेंसी को, फिर उसके बाद होगा। और सभी जो साथी थे तकरीबन 8 बजे के करीब सभी रेडी हो चुके थे, तो होटल में ही हमने सारा नाश्ता कर लिया था। उसके बाद हम ये जो काठमांडू है, यहाँ पर 2 प्रमुख बौद्ध स्तूप हैं, जो एक सिटी में पड़ता है, ये पशुपतिनाथ मंदिर जो है उसके नज़दीक में ही बौद्ध स्तूप है, तो वो देखने के लिए हम आए थे। यहाँ पर जो है 100 रुपया नेपाली लगता है, एंट्री फ़ीस है उसकी। अगर आपके पास इंडियन रुपीस है तो वो यहाँ पे नहीं चलते, उसको आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो वो 100 नेपाली डॉलर जो है वो यहाँ पे एंट्री फ़ीस है, तो वो 100 रुपया देके आप एंट्री कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब हमने देखा यहाँ पर जो बुद्धिज़्म था वो इंडियन बुद्धिज़्म के लिहाज से काफ़ी डिफरेंट था। मैं कह सकता हूँ कि इसका जो था हिंदूकरण हो चुका था, ब्राह्मणीकरण इसका बुद्धिज़्म का हो चुका था। आपको यहाँ पर जो बुद्धिज़्म देखने को मिलेगा वो तिब्बती बुद्धिज़्म देखने के लिए मिलेगा। हम यहाँ पर जो थे कुछ और भी छोटे छोटे बुद्ध विहार हैं, लेकिन समय जो है वो हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए हमने सोचा कि यही जो 2 बुद्ध विहार हैं, एक तो ये बुद्ध विहार जो सिटी में पड़ता है उसको देखने के लिए निकले थे, और उसके बाद एक और बुद्ध विहार है जो सिटी से थोड़ा सा दूर तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहाँ पर जाएंगे हम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं यहाँ आकर हमने देखा कि ये जो बोधि स्तूप है इसका भी जो है वो ब्राह्मणीकरण हो चुका है। तो अभी जो है हमारा जो आगे का प्रोग्राम है, तो यहाँ से देखने के बाद हम आगे का प्रोग्राम जो है वो कुशीनगर जाने का है। कुशीनगर जो कि बिहार में पड़ता है और तकरीबन रात को 10 बजे के करीब जो सुनौली बॉर्डर है वो बंद हो जाता है। तो हमें 10 बजे से पहले पहले सुनौली बॉर्डर जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम लुम्बिनी से काठमांडू आए तो रास्ता तकरीबन सारा ख़राब था, सारा टूटा हुआ था। 6 घंटे की बजाय हमें 12 घंटे लगे। तो सेम यही वही रास्ता है जिस रास्ते से हम वापस जाएंगे। तो लेकिन उम्मीद है कि हम 10 बजे से पहले पहले सोनाली बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लेंगे। हमारे पास 2 दिन का ही परमिट लेना पड़ा था, जो वो 2 दिन का ही था। तो इसीलिए हमें 10 बजे से पहले पहले बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से बहुत जल्दी ही निकलेंगे आगे कुशीनगर की तरफ।